बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकॉनमी अपडेट विद शाहिद अली में खुश आमदीद। आज की अपडेट यह है कि जिस तरह से डॉलर मुसलसल हमने पहले ही बताया था नीचे की तरफ जा रहा है और मार्केट में डॉलर में काफ़ी काम हो रहा है, तो डॉलर फर्दर आज नीचे चला गया और इस वक्त 262 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। दूसरा, ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो 267 रुपये पर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो एक तरह के लोगों में बेचैनी पाई जाती थी, अब डॉलर की होल्डिंग ज़ाहिर नहीं करेंगे और जितने लोगों ने भी ऐसे ही जमा किए थे कि उस पर प्रॉफिट कमा लेंगे, वो सारे मार्केट में ला रहे हैं और इस तरह से हमारी एलसी रिलीज़ हो रही हैं और थोड़ा सा जो है वो मार्केट में काम भी हो रहा है और इस तरह से हमारी सप्लाई चेन भी बेहतर हो रही है। लेकिन जो दूसरी तरफ हम देखते हैं काइबोर यानी जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट का, वो थोड़ा सा रोज़ाना ऊपर जा रहा है। कल जो हमने रेट बताए थे आज उससे ऊपर चले गए। कल जो हमने बताए थे आपको रेट, उसमें जो 1 साल का काइबोर रेट था यानी जिस पर पैसा उधार ले रहे हैं बैंक, वो था 18 रुपये 84 पैसे। लेकिन आज जो है वो 1 साल का जो रेट है वो 19 रुपये से भी ऊपर चला गया है, बल्कि जो 9 महीने का रेट है वो भी 19 रुपये 12 पैसे है और ये जो है 19 रुपये 18 पैसे पर है। तो इस तरह से मतलब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है। लेकिन मसला सारा ये है कि जो इंटरेस्ट रेट हमारा ऊपर जा रहा है वो इसी एक्सपेक्टेशन में है कि चूँकि इन्फ्लेशन जो है उसके रेट हम कह रहे हैं कि शायद 33% तक इन्फ्लेशन चला जाएगा, लिहाजा उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक और इंटरेस्ट रेट को ऊपर बढ़ाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो हमने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास जो बजट में फिगर थी 3,950 अरब हमने रखे थे बजट में इंटरेस्ट पेमेंट की मद में, लेकिन जब हमारा इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया तो उसकी वजह से वो 5,200 का तखमीना लगाया गया है। और अगर ये फर्दर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि ये जो है वो 6,000 अरब तक भी जा सकता है। तो फिर तो ये जो हमारी सारी आमदनी है वो ये तो इसी में चली जाएगी। इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जाता रहा तो ये हमारी जितनी एफपीआर की इनकम है वो तकरीबन सारी की सारी इसी में चली जाएगी। तो ये तो एक असदही के मानिंद है। अब बात ये की जा रही है कि भाई ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बिल्कुल जायज़ है या गलत हो रहा है। तो दुनिया भर में जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसमें इंटरेस्ट रेट को 2 तरीक़ों से देखा जाता है कि क्या जो इन्फ्लेशन है वो ये कॉस्ट की वजह से यानी महंगाई की वजह से चीज़ों की दाम बढ़ रहे हैं या कि ये इसकी डिमांड ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ होती है, अगर उसके ख़रीदार ज़्यादा आ जाएँ तो वो चीज़ महंगी हो जाती है और अगर ख़रीदार कम हो तो उसकी प्राइस नीचे आ जाती है। तो ये डिमांड सप्लाई के मैकेनिज़्म होता है जिससे प्राइस जो है वो उसका तयन होता है। इसी तरह से जो हमारे यहाँ महंगाई हो रही है इसमें ये फैक्टर कम है कि लोगों की ख़रीदारी ज़्यादा है या ज़्यादा लोग ख़रीदना चाहते हैं। असल यहाँ पे इस वक्त जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह है कि उसकी कीमत के पीछे जो लागत है वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब है ये लागत के बढ़ जाने से इसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसमें तो इंटरेस्ट रेट का काम नहीं है, इंटरेस्ट रेट तो डिमांड को कर्ब करता है। तो अगर हम अभी जो बात हो रही है यानी अमेरिका में भी ये बात की गई कि भाई आप अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। लिहाजा इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाते हैं जबकि डिमांड ज़्यादा हो उसको, अब इस वक्त तो ये कॉस्ट बढ़ रही है उसकी वजह से जो है चीज़ें महंगी हो रही हैं। लिहाजा हमने इसका एक तजर्बा भी किया है। पहले जब कोरोना आया था उस ज़माने में भी जो इन्फ्लेशन था वो 12% से ज़्यादा था, लेकिन हमने क्या किया, कोरोना की वजह से जो स्टेट बैंक था उसने इंटरेस्ट रेट को नीचे कम करते करते और वो 5.75 जो है वो कर दिया था। तो 5.6% के ऊपर जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट रखा तो उसमें हुआ ये कि इकोनॉमी में बेहतरी आई और उसकी वजह से कारोबारी हज़ारात ने ज़्यादा पैसे लिए उधार और उससे कारोबार किया और इकोनॉमी का पहिया तेज़ चल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त भी हमें जो है वो IMF से बात करनी चाहिए थी और उनको इस बात पे कायल करना चाहिए था कि ये जो इन्फ्लेशन है ये इसकी वजह जो ये नहीं है कि डिमांड ज़्यादा है, इसकी वजह ये है कि महंगाई होने की वजह से चीज़ें जो महंगी हो गई उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। लिहाजा इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा और हमारी जितनी भी आमदनी सारी उसी में चली जाएगी। तो इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे एक तो कारोबार वाले लोन नहीं लेंगे, फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और साथ ही साथ FBR जो भी पैसे जमा करेगा वो सारा का सारा जो है वो इंटरेस्ट में चला जाएगा। इस तरह से हम ये वाला मसला हल ही नहीं कर सकेंगे। लिहाजा इस पर सोचने की ज़रूरत है और इस पर IMF से डिस्कशन करने की ज़रूरत है और कायल
करने की ज़रूरत है कि भाई ये इस तरह से हमारे मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि जनाब हमारे जो मेन 4 इश्यूज़ हैं, हमारे मुल्क के जो मेन 4 इश्यूज़ हैं उसमें आपको पता है कि एक जो सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो है करंट अकाउंट का। यानी हमारी जो इंपोर्ट हैं उनकी आमद, जो इंपोर्ट हैं उतनी ज़्यादा मालियत की होती हैं कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारे पास रेमिटेंसेस आते हैं, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, एड्स आती हैं, वो सारे भी मिला लें तब भी वो उससे कम रहता है और इंपोर्ट का बहुत ज़्यादा है। यानी ये समझें कि ये जो हमारा एक तो ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो फ़र्क है वो डेफिसिट होता है, तो हमारी जो इंपोर्ट्स होती हैं वो तो अब 70-75 अरब के करीब पहुंच जाती हैं और जो एक्सपोर्ट है वो आपको पता है 30-32 अरब के आसपास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तकरीबन 40 अरब का तो हमारा ये ट्रेड इम्बैलेंस है। अब दूसरी तरफ जो है फिर उसके बाद हमारे जो रेमिटेंसेस आते हैं, ज़ाहिर है उस 40-42 अरब को कवर करने के लिए अगर 30 अरब के आते हैं फिर भी 10 अरब का खसारा हो जाता है। और अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2-4 अरब आ जाएगी तो फिर भी 7-8 अरब का, तो वो 7-8 अरब हमें पूरा करने के लिए ज़ाहिर कर्ज़ा लेना पड़ेगा। तो इस तरह हम कब तक कर्ज़ा लेंगे? हमें इसको बैलेंस करने के लिए 2 काम करने पड़ते हैं, या तो हम इंपोर्ट को कम कर दें या एक्सपोर्ट को, रेमिटेंसेस को बढ़ा दें। तो हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इंपोर्ट को कम करने के तरीका ये होता है कि हम जो है जो सामान मंगा रहे हैं उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप बना सकते हैं या अपने आप पैदा कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे हमने पहले कहा था कि हम जो है पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम पाम ऑयल का सब्स्टिट्यूट या तैयार कर लें, एक तो पाम ऑयल के दरख्त हम लगा सकते हैं, उससे हम ये काम कर सकते थे। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो इस वक्त इशू खड़ा हुआ है वो है कॉटन की वजह से ना। कॉटन का हमारा जो है आज से 10-12 साल पहले कॉटन की फसल 1 करोड़ 40 लाख बेल तक चली गई थी। उसके बाद उसमें एकदम डिक्लाइन आया है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसको जो सरकारी सरपरस्ती हासिल होती है वो कॉटन को नहीं हासिल थी। तो जब इंटरनेशनल प्राइस नीचे गई तो कॉटन के जो ग्रोअर्स थे, जिन्होंने कॉटन लगाई थी, उनको इतना कम रेट मिला था कि वो परेशान हो गए और उन्होंने नेक्स्ट टाइम कॉटन की बजाय गन्ना लगा दिया। अब गन्ने में मसला ये हो गया कि यहाँ पर चूँकि जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो जरदारी लोग हों, चाहे वो ये जो शरीफ हैं, या इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ में भी थे, या इसके अलावा जो चौधरी हैं, इन सब की शुगर मिले हैं। तो इन सब का इंटरेस्ट इसमें था कि गन्ने को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए और किसान को भी ये नज़र आया कि कॉटन में नुकसान हो रहा है, लिहाजा ये जो हमारी साउदर्न पंजाब की बेल्ट है जहाँ पे सारी कॉटन लगती थी, सादिकाबाद, रहीम यार खान वगैरह में, वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया गन्ने में। लिहाजा उसकी वजह से हमारी जो फसल कॉटन की 1 करोड़ 40 लाख बेल थी वो नीचे घटकर जो है 50-60 लाख बेल पर आ गई। इस साल तो खैर कोशिश की गई थी कि 90 लाख बेल तक हम कर लेंगे, लेकिन ये जो सैलाब की आफत आई उसकी वजह से ये मसला हो गया कि वो हमारी फसल ख़राब हो गई और सिर्फ 50 लाख गांठें इस साल तैयार हुई हैं। अब हमें जो हमारी अपनी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, जो उसके लिए ज़रूरत है, वो तकरीबन हमें 1.5 करोड़ गांठें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए अब 1 करोड़ गांठें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अब इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ फ़ायदा ये होता है कि जब कॉटन हम ग्रो करते हैं तो कॉटन के साथ जो उसका कॉटन होती है तो उसमें उसका बीज भी होता है, और जो बीज होता है उससे जो ऑयल होता है वो भी एडिबल ऑयल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉटन की सरपरस्ती करेगी हुकूमत, और कॉटन अगर यहाँ पे 1.5 करोड़ या 2 करोड़ बेलें पैदा की जाएंगी, तो न सिर्फ ये कि हमारी जो कॉटन की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, बल्कि जो ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी कमी आ जाएगी। लिहाजा कॉटन को सरकारी सरपरस्ती होनी चाहिए, उसकी भी सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए, जिस तरह गंदम की होती है, जिस तरह गन्ने की होती है, और उसको हम इस तरह करेंगे तो फिर ये हो सकता है कि हमारा जो एडिबल ऑयल है वो जो है इससे पूरा हो जाएगा काफ़ी हद तक। इसके अलावा हम जाहिर है कि वो भी लगा सकते हैं, पाम ऑयल के दरख्त भी यहाँ लगा सकते हैं, जिसकी काश्त सिंध में की गई और बहुत बेहतरीन किस्म की क्वालिटी का वो पैदा हो गया। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो और चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, मिसाल के तौर पे अभी इस गवर्नमेंट ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया कि हम जो है जो पुराने ट्रैक्टर्स हैं उनकी इंपोर्ट जो है वो खोल दी है। इसकी वजह से होता है कि लोकल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होता है। अब हमारी जो मिलत ट्रैक्टर है, अलगाजी ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर बना रहे थे, बेच रहे थे, और वो मुसलसल ग्रोथ उसमें आ रही थी। लेकिन अगर हम पुराने ट्रैक्टर मंगाएंगे तो उसकी वजह से एक तो इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, दूसरी बात है कि यहाँ जो लोकल इंडस्ट्री है उसको नुकसान होता है कि फिर वो उनके ट्रैक्टर कम बिकते हैं। ज़ाहिर है पुराना ट्रैक्टर आप खरीदेंगे वो सस्ता मिलेगा। लिहाजा इस तरह की पॉलिसीज़ को देखना चाहिए बनाते हुए कि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है ना उसको नुकसान ना हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी काम होना चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री जो है वो ये ना करे कि चूंकि बाहर से नहीं आ रहा लिहाजा वो अपनी मनमानी कीमतें वसूल करना शुरू कर दे। तीसरी तरफ जो इसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने ये देखा है कि जो भी हमने किसी को लाइसेंस दिया था यहाँ पे कारें बनाने का, चाहे वो
टोयोटा मोटर्स थे, चाहे वो सुजुकी मोटर था, चाहे वो होंडा थे, इन तमाम लोगों ने जो गाड़ियां यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे थे, इनके साथ एक मुआहदा हुआ था कि ये अल्टीमेटली जो है वो 20 साल में या 25 साल में गाड़ी 100% यहीं तैयार होने शुरू होगी। लेकिन इनको इससे ज़्यादा अरसा हो गया और ये गाड़ी अब तक जो है उसके मेजर पार्ट्स जो हैं वो बाहर से मंगाए जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, उसे इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। आपको पता है कि इंडिया में मज़दा गाड़ियाँ जो हैं 1992 से 100% इंडिया में बन रही हैं, तो उसकी वजह से अब वो इंपोर्ट नहीं करते, कोई पुर्जा बाहर से नहीं मंगाना पड़ता, लिहाजा उनका इंपोर्ट का बिल कम हो गया। हमारे यहाँ आज तक ये हो रहा है कि जो मेजर पार्ट्स हैं, यानी इंजन है, जो सस्पेंशन है और जो बड़े पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे इंपोर्ट होते हैं और बॉडी पार्ट्स वगैरह जो है वो यहाँ बनते हैं या टायर बनते हैं। अब टायर का मसला ये हो गया कि जो जनरल टायर है, जो यहाँ का मेन प्रोड्यूसर है टायर का, जो आप देखते होंगे जो भी गाड़ी आप खरीदेंगे उसमें जनरल के टायर लगे होते हैं, इसलिए कि ये कानून के मुताबिक जो चीज़ पाकिस्तान में बनेगी वो इंपोर्ट नहीं होगी, गाड़ी में वही लगाई जाएगी। इस वक्त वो परेशान है कि उनको जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना की इजाज़त नहीं है या एलसीज नहीं खुल रही, उसकी वजह से वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लिहाजा हमें इंपोर्ट करने के लिए इजाज़त दी जाए। तो ये तमाम सूरत हाल जो है ना तकरीबन हर इंडस्ट्री में है। उधर जो है टेक्सटाइल वाले भी परेशान है कि भाई कॉटन अगर इंपोर्ट नहीं होगी, या तो कॉटन मंगाई जाए या हमें धागा मंगाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन धागा मंगाने से ये फ़र्क होगा कि हमारी जो पूरी स्पिनिंग की जो इतनी बड़ी मिल है लगी हुई है, वो सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, स्पिनिंग पूरा बंद हो जाएगा, लिहाजा हमें कॉटन ही मंगानी चाहिए। तो ये सारी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है और ख़र्चे बचाने की ज़रूरत है। तो इस वक्त जो है हमें बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करना है अपना करंट अकाउंट को भी, अपने फिस्कल डेफिसिट को भी, साथ ही साथ वो जो पावर सेक्टर में अभी ये आज की अच्छी खबर ये आई कि जो हब पावर ने एक जॉइंट वेंचर किया है जिसमें हब पावर भी है, चाइना की एक कंपनी भी है, और दूसरा थर्कोल में जो है उनके साथ एंग्रो थर्कोल के साथ मिलके एक पावर प्लांट जो है वो 330 मेगावाट का वो भी स्टार्ट हो गया है, उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह थर्कोल से तकरीबन 1320 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा होनी शुरू हो गई है। अब अगर हम इसको और आगे बढ़ा दें और हम कोशिश करें कि जहाँ जहाँ भी कोल इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पूरी जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्री है वो फ्यूल के तौर पर इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करते हैं। अब हमें चाहिए कि हम उनको एक टाइम लाइन दे दें कि आपको 3 महीने, 6 महीने में या 1 साल के अंदर अंदर इन सारे प्लांट्स को कन्वर्ट करना है, ताकि थर्कोल को इस्तेमाल किया जाए और बाहर से फ्यूल जो महंगा आता है उसकी ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और उसका इस्तेमाल को कम से कम किया जाए। इसी तरह हम अपनी इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट की जितने भी सेक्टर्स हैं, खासतौर पे जो सर्विस सेक्टर है, उसमें हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। इसलिए अगर गवर्नमेंट तवज्जो देगी और आईटी वालों की सरपरस्ती करेगी तो आईटी में इतना पोटेंशियल है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इंडिया जो है वो 200 अरब की आईटी की एक्सपोर्ट करता है और हमारी जो है वो 3-3.5 अरब पर रुकी हुई है। हम इसको अगर आप बढ़ाएं तो इसमें जनरली अगर कोई सरपरस्ती ना हो तब भी 40% की ग्रोथ हम देख रहे हैं इसमें आ रही है पिछले कई सालों से। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर सरकारी सरपरस्ती होगी और इसको प्रॉपरली अगर तवज्जो दी जाएगी तो इसमें 100% ग्रोथ भी आ सकती है। इसका मतलब है हम 5 साल के अंदर 10 से 12 अरब डॉलर तक इसकी एक्सपोर्ट को ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू कर दें और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट भी बढ़ा दें, सर्विस सेक्टर में बढ़ा दें, इंपोर्ट्स को कम करें, फिर दूसरी तरफ जो हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल करने के लिए एक बात हमने आपको बताई कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से रोकना होगा और इसे आईएमएफ को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये जो इन्फ्लेशन है, ये महंगाई हुई है, इसकी वजह जो है लागत है, चीज़ों की लागत बढ़ गई, उसकी वजह से महंगाई हुई है, इसमें डिमांड नहीं बढ़ी। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो डिमांड तो बढ़ी नहीं, जिसको आप सप्रेस करना चाहते हैं, तो मकासद हासिल नहीं होंगे। लिहाजा इस तरह से केयरफुली चीज़ों को मैनेज किया जाएगा तो इंशाल्लाह हम सूरत हाल को बेहतर कर सकेंगे और आइंदा के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।